हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एग्जामपुर चैनल पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और इसको हम कहते ही नहीं, प्रूफ भी करके दिखाते हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक ही है कि कोई यूट्यूब चैनल 12 घंटे की लगातार क्लास लेने की शिद्दत रख सकता है ना। और खैर, इस बात का मुझे गर्व भी है और कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि साथ ही साथ हमारे बच्चे भी बराबर से प्यार करते हैं, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, तो अपने आप में ये जिम्मेदारियों के पैरामीटर बढ़ाता चला जाता है। खैर, आपने बहुत अच्छे से तांडव सीरीज को प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ा दिन था कहने के लिए, जब तांडव सीरीज इतने अच्छे से सक्सेसफुल रही। चलो इधर देखो अब ध्यान से। ये इसके बारे में आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि ये कर्म योद्धा के नाम से बैच है हमारा। जो भी बच्चे CHSL वाले एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। इसको अच्छे से कहीं ना कहीं फॉर्म भी भरे और ऑलरेडी अब तो वो भर भी चुके होंगे और कहीं ना कहीं क्लासेस आ चुकी हैं इसकी। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। आज मैम की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है तो माफी चाहूंगी। चलो बेटा, हो सकता है आज एनर्जी थोड़ा सा डाउन लगे आपको। आज मैडम को फीवर हो रहा है थोड़ा सा। चलो इधर देखो ध्यान से। विच इज नॉट अ क्रिस्टल एलोट्रोप हियर। इनमें से कौन एक क्रिस्टल अपरूप नहीं है पूछ रहा है। इनमें से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है। जल्दी से बताओ कि क्रिस्टल अपर रूप क्या होते हैं। क्रिस्टल एलोट्रोप होता है हीरा, ग्रेफाइट, है ना। मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं और अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्बन की तो याद रखिए यहां पर जो दोनों अपर रूप दे रखे हैं, कोयला और कालिक, बाय द वे ये दोनों के दोनों ही कैसे हैं, नॉन क्रिस्टल एलोट्रोप है। ये कैसे एलोट्रोप है तो याद रखिएगा, दे बोथ आर नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। They both are non-crystalline allotrope of carbon। ये दोनों के दोनों कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से आगे बढ़ाओ। और क्या पूछ रहा है, कैरेट यूनिट डिफाइंस द। आज के क्वेश्चंस जो है वो बेटा एलोट्रोप टॉपिक से हैं कि इस टॉपिक को एग्जाम कैसे पूछ सकता है आपसे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो देखो, कैरेट यूनिट डिफाइंस द डैश ऑफ डायमंड। जल्दी से बताओ। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले भी जानते होंगे, बिकॉज बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हम कोई पत्थर लेने जाते हैं, चाहे वो माणिक हो, पुखराज हो, पन्ना हो, है ना, चाहे हीरा लेने जाएं, तुरंत हमसे जौहरी पूछता है कितने कैरेट का दिखा दूं, कितने कैरेट का चाहिए। और इंडिया में अगर हम बात करते हैं, चलो लोकल बात कर लेते हैं, तो कैसे कितने रत्ती का चाहिए, मोती लेना, कितने रत्ती का चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रत्ती एंड कैरेट। तो बेटा मैंने आपको बताया था 1 कैरेट इज इक्वल्स टू 200 मिलीग्राम होता है। और याद रखिए, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, ये सब यूनिट्स किसकी होती हैं, मास की होती हैं। किसका, द्रव्यमान, है ना, किसकी, मास। तो याद रखिए ये किसका मात्रक है, ये द्रव्यमान का मात्रक है। रत्ती 180 मिलीग्राम के बराबर होता है, कहने का मतलब वो भी द्रव्यमान का मात्रक है। ये 200 होता है, वो 180 होता है। तो याद रखिएगा बेटा कि ये किसको प्रदर्शित करता है, द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, हीरे के। याद रखिएगा, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। मैंने आपको बहुत अलग तरीके से, बहुत तरीके से चीजों को समझाया है कि डायमंड से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन क्या क्या पूछ लेते हैं। जल्दी से देखो कि कार्बन एटॉमिक नंबर अगर हम बात करते हैं 6, इसकी वैलेंसी हो जाती है 4। प्रकृति में कार्बन जब अपने ही कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार से चतुष्फलकीय संरचना में जुड़ा हो और दो फलकों के मध्य, एक सरफेस ये हो गई और दूसरी सरफेस ये हो गई, तो दोनों जब दो फलकों के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल मिले, कोण, तो समझ जाओ ये हीरा है। और यही विशेष झुकाव कहीं ना कहीं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही कारण है कि पृथ्वी पर सबसे चमकदार पदार्थों में काउंटिंग होती है किसकी, हीरे की। क्या समझे, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। सुनो मेरी बात ध्यान से, डायमंड के क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर, तो भाई समचतुष्फलकीय, थोड़ा सा रिवीजन मार लें चलते चलते, एकदम बढ़िया था। समचतुष्फलकीय संरचना होती है किसमें, हीरे में। एंगल कितने का होता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। इसकी चमक का कारण क्या होता है, तो इसकी चमक का कारण याद रखना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण
आंतरिक परावर्तन, ऐसे याद रखना बेटा। समझ में आ रही है बातें? इसी तरीके से हीरे में ब्लैक डायमंड को क्या कहते हैं, तो याद रखना ब्लैक डायमंड को मतलब काले हीरे को बोट के नाम से जाना जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। किस नाम से? बोट के नाम से जाना जाता है। इसे मोटे कांच की कटिंग आदि के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो हीरे के बेटा यही कुछ क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। डायमंड की अगर हम भारत में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इसका विशेष रूप से अगर हम बात करें खनन फेमस है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, और देखो क्वेश्चन आ भी गया। विच स्टेट इज फेमस इन इंडिया फॉर डायमंड माइंस? भारत में इनमें से कौन सा राज्य हीरा खनन के लिए फेमस है? भारत में इनमें से कौन सा राज्य हीरा खनन के लिए, हीरे के खाद्यान्नों के लिए? तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में पन्ना नामक स्थान, वहां पर ज्यादातर लोगों को कौन सा रोग हो जाता है? सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है। अब सिलिकोसिस क्या होता है ये मत पूछना पूछो क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है एयर पॉल्यूशन में। आपसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं इटाई रोग किसके वजह होता है? कैडमियम के कारण होता है। सिलिकोसिस किसके कारण होता है? सिलिका पार्टिकल्स के कारण होता है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे मजदूर जो चीनी मिट्टी की, जहां जैसे जिन कारखानों में चीनी मिट्टी का काम होता है, सिरेमिक्स वर्क जिसे बोलते हैं, या फिर जहां रेत सीमेंट के बीच कोई मजदूर काम कर रहा हो, तो उसकी सांस के साथ महीन सिलिका के कण जाके और रगड़ देते हैं उसके फेफड़ों को, एक तरीके से बोलें, और कट जाते हैं। तो इस रोग को हम सिलिकोसिस रोग कहते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछ रहा है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लस्ट्रसनेस ऑफ डायमंड? इनमें से कौन हीरे की चमक का कारण बनेगा? बताओ बताओ। मैं नहीं बताऊंगी, बताओ। अभी मैंने बताया था जब शॉर्ट रिवीजन कराया, क्या हीरे की चमक का कारण क्या होगा? उसकी शार्प एजेस, कंप्लीट इंटरनल रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, हार्डनेस मतलब कठोरता, या इट्स कटिंग। एक कटिंग बड़ी अच्छी कर दी जाती है, इस वजह से इसमें से आंतरिक परावर्तन होता है। अगर हम कटिंग ना करें और हीरे को डायरेक्ट खान में देखें जाके बिना कटिंग किया हुआ, तो क्या चमकेगा नहीं? है ना? तो ये बात तो गलत है। तो याद रखो, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही कहीं ना कहीं हीरे की चमक का कारण होता है। विच कैन बी हेल्प टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर? इनमें से कौन न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने का काम करेगा? नहीं समझ में आया भाई? एक बात बताओ, मैं नाभिकीय रिएक्टर में जब आपको पढ़ाती थी कि यूरेनियम 235 के ऊपर मॉडरेटेड न्यूट्रॉन की बमबारी जब हम कराते हैं, तो ये बेरियम 56 और क्रिप्टॉन 36 में टूट जाता है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और एनॉर्मस क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? ये पढ़ाया था मैंने। तो मैंने आपको बताया था कि बमबारी के लिए जो न्यूट्रॉन यूज किया जाता है वो कोई साधारण न्यूट्रॉन नहीं होता, वो मंद गति का मॉडरेटेड न्यूट्रॉन अगर मैं बोलूं तो वो होता है। कैसा होता है? मॉडरेटेड न्यूट्रॉन होता है। क्लियर? तो न्यूट्रॉन की स्पीड को मॉडरेट करने का काम कौन करता है? भारी जल भी कर सकता है, ग्रेफाइट का चूर्ण भी कर सकता है, पाउडर, या अगर जब दोनों दे रखे तो यहां मेरा सही आंसर होना चाहिए बोथ। आंसर यहां पे सही क्या होगा? बोथ, कि दोनों के दोनों मंदक का कार्य करते हैं। काय का कार्य करते हैं? मंदक का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यूज ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट को पकड़ो, ग्रेफाइट तो पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, भागा नहीं जा रहा बोर्ड, ना हम भागे जा रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कैसी संरचना पाई जाती है? बोलो तो तुरंत बताना कि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच समचतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है, इस प्रकार से, है ना? फिर ये नीचे बन जाएगा ऐसे। समझ रहे ना मेरी बात? है ना? तो याद रखो, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलता है, ऐसे, है ना? सॉरी, हेक्सागोनल, गलत बोल रही, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं षटफलकीय संरचना। और क्योंकि इसमें कार्बन की मात्र 3 वैलेंसी इन्वॉल्व होती है, सो इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हें पता है एनटीपीसी में ये बात तो मेरे ख्याल से पूछ चुका है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि बताओ कौन सी अधातु ऊष्मा की सुचालक होगी? तुम्हें पता है कंडक्टिविटी इज नॉट द नेचर ऑफ अ नॉन मेटल।
अधातु कभी चालकता प्रदर्शित नहीं करते, पर अपवाद है, एक्सेप्शन है। कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज नॉन मेटल, बट स्टिल इट डूज द कंडक्टिविटी, पर फिर भी ये ऊष्मा का संचालन करता है, जबकि कार्बन जैसी अधातु का अपर-रूप है ना। तो देखो, यूज ऑफ ग्रेफाइट, अ ल्यूब्रिकेंट, क्या स्नेहक के तौर पे इसका यूज होता है, अ टिप ऑफ पेंसिल के तौर पे इसका यूज होता है। ए और बी दोनों होगा सही आंसर। बहुत हलवा सा क्वेश्चन था कि पेंसिल की नोक किसकी बनती है? पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनती है। हैं, भारी भारी मशीनों के बीच घर्षण बल को कम करने के लिए किसका यूज होता है? तो ग्रेफाइट के पाउडर का यूज होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के तौर पे किसका यूज होता है? ग्रेफाइट का यूज होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ग्रेफाइट के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एलोट्रोप, इनमें से कौन कि अपर रूप की एक अवस्था होगी? भाई, क्या कालिख एक अपर रूप है, पेंसिल की नोक एक अपर रूप है, या हीरा एक? देखो बच्चा, मान ये सारे मतलब एलोट्रोप के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब तुम खुद समझो कि अपर रूप को हमें किस नजरिए से तैयार करना है वन डे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो, इनमें से कौन एक अपर रूप अवस्था है? कालिख, माना कि ये अक्रिस्टलीय अपर रूप है कार्बन का, बट है तो एलोट्रोप, है ना। तो ये भी है पेंसिल की नोक, ये ग्रेफाइट की होती है, डायमंड। तो यहां पर आंसर होगा ऑल अबव। क्या आंसर होगा? ऑल अबव। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फुटबॉल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इनमें से किसे कार्बन के फुटबॉल नुमा अपर रूप के नाम से जाना जाता है? पूरी डिटेल में आंसर चाहिए। इसका आंसर मुझे व्याख्या के साथ चाहिए। अच्छे से बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर आप बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बताओ बताओ। हाँ भाई, इधर देखो, इनमें से किसे कार्बन के फुटबॉल अपर रूप की बात आती है? तो नाम आता है बकमिस्टर फुलरीन का। इसमें कार्बन के कुल 60 परमाणु हिस्सा लेते हैं, और इसे ऐसे, इधर देखो कि एक गोलाकार अपर रूप होता है, शेप इसका, जिसमें कार्बन के इस तरीके से कुछ पेंटागोनल रिंग होती हैं, कुछ हेक्सागोनल रिंग होती हैं, इस तरीके से। ये देखो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बकमिस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो, है ना। तो याद रखिए कि इसे पिंजड़े नुमा अपर रूप, इसे फुटबॉल एलोट्रोप, इन नामों से जाना जाता है। सुनो मेरी बात, क्या क्या ध्यान रखना है। C60 इसी को बोला जाता है, जिसमें कम से कम 20 हेक्सागोनल रिंग बनती हैं और 12 पेंटागोनल रिंग बनती हैं। याद रखना है आपको। और क्या याद रखना है कि इसे फुटबॉल एलोट्रोप भी बोलते हैं, है ना, फुटबॉल एलोट्रोप बोलते हैं, और इसे केज एलोट्रोप के नाम से, मतलब पिंजड़े नुमा अपर रूप के नाम से भी जाना जाता है। कर लोगे? कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लुक एट हियर, इनमें से किसे कार्बन के फुटबॉल अपर रूप के नाम से जाना जाता है? बकमिस्टर फुलरीन, जो कार्बन का प्रयोगशाला में खोजा गया अपर रूप है, जिसे बोलते हैं लैब डिस्कवर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ऑलराइट, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी टिपिकल है। मैं हमेशा से एक ही बात कहती हूं कि एक चीज याद रखो, कितना भी आपको नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप खा जाओगे। हाँ, ये बात हर बंदे पे अप्लाई होती है, आप पढ़ने वालों पे भी अप्लाई होती है, पढ़ाने वालों पे भी अप्लाई होती है। हाँ, आप किसी टॉपिक को एग्जाम्पल के तौर पे कभी, चलो एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम्हारी मदर का। आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों की जो मम्मियाँ हों वो वर्किंग लेडी रही हों एक टाइम में, लेकिन आज अगर तुम उनसे पूछो मम्मी जी बताना जी क्या लिखा था, वही आई सा है, हमें सिर्फ इतना पता किचन में क्या खत्म हो गया। मजाक के अंदाज से समझा रही हूँ, बट रियलिटी यही है कि चाकू में अगर चाकू को यूज ना किया जाए तो पड़े पड़े उसकी धार खत्म हो जाती है। तो यही चीज आप पे भी अप्लाई होती है। डू द प्रैक्टिस, डू द रिवीजन एंड मेक योरसेल्फ परफेक्ट, है ना। चलो उधर ध्यान से, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है।
अब तुम्हारा तो तुम्हारा छोड़ो, अब तुम्हें हम अपनी मदर का बताते हैं। 25 years teaching experience she is having in convent schools and fluent English speaking। मतलब मैं अगर आपको बात करूं तो जो मेरे अंदर अब अगर मेरे को टीचर समझते हो तो ये मेरी जबान जरूर है, बट शब्द किसी और के हैं। मतलब कहने का ये माँ बाप का बहुत तगड़ा रोल होता है। मैं चाहती हूं तुम मुझे जानो, और आज कह लीजिए वक्त की बात है, जब से फादर एक्सपायर हुए हैं तब से वो खुद ही नहीं, वो ये भूल जाती है अपना सामान कहाँ रख दिया उन्होंने। तो मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूं कि अपनी प्रतिभा को हमेशा निखारते रहो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो समय से पहले ही अपने आप को बड़ा वो कर लेते हैं, डाउन सा, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े हमने देखे हैं यार, एज तो बहुत सारी हो गई उनकी, लेकिन वो अपने आप को ऐसे टेक्नोलॉजी से अपडेट करते हैं कि ये बच्चे क्या खेल रहे हैं, वीडियो गेम क्या होता है देखें, दिखाओ, हमें सिखाओ, स्मार्टफोन क्या होता है हमें दिखाओ, हम चलाएं, होता है। और वो चीज़ मुझे देख के अच्छा लगता है कि लोगों में ये चीज़ भगवान करे हो। चलो खैर, तो इधर देखो, बातें तो मैं बहुत सारी करने बैठ जाती हूँ आपसे। चलिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 2-dimensional एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इनमें से कौन कार्बन का द्विविमीय अपर रूप है। 2D एलोट्रोप है ना, 2D एलोट्रोप के नाम से फेमस है कौन, ग्राफीन। ग्राफीन इज अ 2D एलोट्रोप ऑफ कार्बन, 2-dimensional एलोट्रोप ऑफ कार्बन। याद रखिएगा इसे 2D अपर रूप क्यों कहा जाता है, तो ये भी याद रखना कि इसकी मोटाई सिर्फ एक परमाणु के बराबर संभव है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 2004 में खोजा गया अपर रूप है। तो एग्जाम और इसकी टीम को फिर 2013 में वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा कि इट इज ऑल्सो नोन एज द रिसेंटली, मैंने कैसे बताया था इसको याद रखना है कि इट इज रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। आधुनिकतम अपर रूप कौन सा है कार्बन का, तो इट इज रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, है ना। तो ये कार्बन का नवीनतम अपर रूप है, ठीक है, याद रखोगे। और क्या याद रखना है आपको ग्राफीन के बारे में, 2D एलोट्रोप है। इसे नॉन ब्रेकेबल टेम्पर्ड ग्लास बनाने के लिए मोबाइल वगैरह के यूज किया जाता है। तो याद रखोगे, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, C60 इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, C60 किसका दूसरा नाम है, क्विक, गो विद द राइट आंसर। C60 किसे कहते हैं भाई, बकमिंस्टर फुलरीन को कहते हैं, और बकमिंस्टर फुलरीन का कार्बन का अपर रूप है, ना कि समस्थानिक है। देखो फटाफट, इसमें कुछ था ही नहीं जो मैं ज्यादा टाइम लेती है आपका। क्वेश्चन देखो अगला, ब्लैक डायमंड विच इज यूज्ड टू कट द हार्ट मिरर इज कॉल्ड। काला हीरा जिसका कांच की मोटी चादरों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, शार्प कटर कहते हैं, बोल्ट कहते हैं, डायमंड ब्लेड कहते हैं, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं, बताओ बताओ, है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था बोट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बोट, बोट बोला जाता है। इसकी मोटे ग्लास कटिंग में इसका यूज होता है, ग्लास कटिंग, तेल के कुओं की खुदाई में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑयल वेल ड्रिलिंग, है ना। चलो तो इस तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन देखो अगला क्या बोल रहा है, विच इज यूज टू मेक नॉन ब्रेकेबल टच स्क्रीन ऑफ लैपटॉप। इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, लैपटॉप या मोबाइल की नॉन, जिसको बोलते हैं आजकल हम लोग गोरिल्ला ग्लास, है ना, ये इसी नाम से ज्यादातर ब्रांड से बिक रहा है। तो बताओ भाई क्या होगा सही आंसर, जल्दी से, बहुत सही, शानदार, बताइए बताइए। हाँ तो बताओ बेटा ध्यान से, इनमें से किसे लैपटॉप की ना टूटने वाली टच स्क्रीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया था ग्राफीन का प्रयोग किया जाता है नॉन ब्रेकेबल टेम्पर्ड ग्लास बनाने में। चलो क्वेश्चन क्या है अगला, द क्वेश्चन इज एलोट्रोप शोज सेम, अपर रूप क्या प्रदर्शित करते हैं, समान। मैं नहीं बताऊंगी आप बताओगे, अपर रूप क्या प्रदर्शित करेंगे, समान। पहले तो इस क्वेश्चन से पहले आपको पता होना चाहिए अपर रूप होते क्या है।
अपर रूपों में क्या चीज की डिफरेंस होती है? अपर रूप है क्या भाई? समस्थानिकों में तो मैम आपने बताया था एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो ये होते हैं समस्थानिक। लेकिन और संभारिक में ये चीज उल्टी हो जाती है कि ऊपर का नंबर सेम हो जाता है और नीचे वाला नंबर अलग अलग हो जाता है ना? बताया था समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने बताया था अपर रूप क्या होते हैं। एक ही तत्व, ना उसका एटॉमिक नंबर चेंज है ना मास नंबर, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स जब नेचर में अलग अलग स्ट्रक्चर में कंबाइन हो तो इसको हम अपर रूप अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब एक ही तत्व का भिन्न भिन्न रूपों में मिलना अपर रूपता कहलाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगला देखो, एलोट्रोप शोज सेम। याद रखिए जब कोई अगला तत्व है ही नहीं इन्वॉल्व्ड, सेम एलोट्रोप है, ग्रेफाइट हो तो भी कार्बन 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 और डायमंड हो तो भी कार्बन कार्बन कार्बन, है ना? वो बात अलग है टेट्राहेड्रन हेक्सागोनल। तो याद रखिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। रही बात फिजिकल प्रॉपर्टी की, तुम्हें भी अच्छे से पता कहां डायमंड की शक्ल और कहां ग्रेफाइट काला काला पेंसिल की नोक, है ना? तो आप आराम से एक चीज समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो आप। यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट, इनमें से किसका प्रयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? बताओ, इनमें से किसका प्रयोग शुष्क स्नेहक ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पर होता है? इसमें काहे का टाइम वेस्ट करना? ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। क्यों भाई? ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किसका यूज होता है? शुष्क स्नेहक पूछ रहा है। शुष्क लुब्रिकेंट मतलब सूखा, है ना? शुष्क स्नेहक के रूप में इसी का प्रयोग होता है ना? चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछ रहा है? हाँ, रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन? इनमें से कौन हाल ही में खोजा गया आधुनिकतम अपर रूप है? डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन या ग्राफीन? तो अभी मैंने बताया था ग्राफीन जो है वो हाल ही में खोजा गया अपर रूप है, 2004 में खोजा गया। और प्रेजेंटली दिस इज द पॉइंट ऑफ क्यूरोसिटी इन ऑल द साइंटिस्ट। क्यों? सबसे पतला, सबसे हल्का, सबसे पारदर्शी और द्विविमीय अपर रूप है। तो ये कि जहां जहां हमें ऐसे मेटल की जरूरत पड़ती है जो बहुत हल्का हो, पतला हो, पारदर्शी हो और सबसे मेन बात ये कि वो आम आदमी की जेब के लायक हो, जिसे हम बोलते हैं अफोर्डेबल। तो ये अफोर्डेबल भी है, तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट क्या करना चाह रहे हैं? यूज करना चाह रहे हैं डेली लाइफ में। ऑलराइट, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। एलोट्रोप्स कैसे पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस किस किस नजरिए से थे वो सब आपके समक्ष रखे। होप्स हो कि आप एनटीपीसी में जिस हिसाब से आपको भी पता है कि हम बहुत अच्छे से पहले से ही आप लोगों को बोलते आते थे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, नॉन टेक्निकल एग्जाम है, बस भरोसा करके चलो, है ना? मुस्कुरा के तैयारी करिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हो सकता है आज के सेशन में थोड़ा सा आपको एनर्जी डाउन लगी हो, आज मैडम की तबीयत नहीं ठीक थी। खैर, अपना ध्यान रखिएगा, मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य सबसे ज्यादा कीमती होता है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज के लिए इतना ही रखती हूँ। थैंक यू सो मच।